कुमार बजाज यानी RKB। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बाकी सब भी, एक मराठा, लाख मराठा, न जाने कितने, अभी तो करोड़ मराठा आ रहे हैं सर बॉम्बे की तरफ। क्या होने वाला है? How has the government allowed this to happen? I still can't figure this out. Why has no one spoken to Mr. Jharange Patil so far? जरंगे पाटिल साहब से अभी तक बात कर लेनी चाहिए थी। ऑपोजिशन को, जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन सबको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जरंगे पाटिल साहब के आसपास बैठ करके उनसे बोलना चाहिए था, भाई क्या कर रहे हैं आप, क्यों इतने एजिटेट हो रहे हैं? प्रदीप जी एग्जैक्टली सर, आई मीन दे शुड, बट आई थिंक जरंगे पाटिल जी अभी कोई मूड में नहीं है सुनने का। ही वांट्स एक्शन। बोले कि हमको आरक्षण चाहिए और हम सकट महाराष्ट्र सकट जो उनका कहना कि एवरीबॉडी ही वांट्स एन आरक्षण। ही इज नॉट गोइंग टू वेट एंड ही इज नॉट गोइंग टू, और ओबीसी कोटा से ही इसको उनको चाहिए। बोले कि मुझे इसमें से ही चाहिए, आप बाकी देख लेना जो करना है, बट अभी जो आ रहे हैं आरक्षण लेके ही जाएंगे या अपने आप का बलिदान कर देंगे। ईडब्ल्यूएस में नहीं चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में नहीं चाहिए। He wants it in the OBC section. Exactly. So which means जो 50% की सीलिंग है उसे आपको इंक्रीज करके 10% और करना पड़ेगा, यानी 7% या 10% या जो मर्जी। But then what happens? It will be a bit of a problem. I don't think. There's already a problem. उसका तो पूरा फौज लेके पुणे तक तो पहुंच गया सर। सर पुणे से आगे पहुंच गए, पिंपरी चिंचवड़ आ गए सर, और उसके आगे बढ़ते 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 मतलब कल शाम तक नहीं तो 26 जनवरी तक यहाँ मुंबई आ जाएंगे। इट विल बी अब लोगों के जो टेम्परामेंट, अब देखो दे आर वॉकिंग इन द सन, दे आर वॉकिंग, आई कांट अंडरस्टैंड इतने लोगों के स्पिरिट देखो आप कि जिस प्रकार से चल के आ रहा है। ये खाने की व्यवस्था, अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था, ये है कि 1000 लोग भी आए तो यू नो इट्स सो डिफिकल्ट अरेंजिंग द फूड एंड वाटर फैसिलिटीज। ये इतने लोग आ रहे हैं। All that is fine, but all I'm saying is, how could the government allow such a situation to take place in a state like Maharashtra? Let's ask Mr. Arshad Azmi. Arshad Azmi साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, हम let's go and talk to him. Arshad Azmi साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरशद आजमी साहब, ये जरंगे पाटिल साहब कोई वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, आई एम हियरिंग लॉट्स ऑफ नंबर्स। मैं लाखों की भीड़ उनके साथ मैंने देखी है, वो सब लोग कूच करके आ रहे हैं, मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, और एक बार ये लोग अंदर आ गए फिर तो मुंबई पूरी जाम हो जाएगी सर। मतलब ना कोई बाहर जा सकेगा, ना कोई अंदर आ सकेगा। ये सरकार मतलब क्या सोच रही है? मेरी समझ के बाहर है। व्हाट आर दे डूइंग? अच्छा आदमी साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है कि जैसे पिछले 10 सालों से मोदी सरकार हो या जितने सालों से अभी ये शिंदे सरकार बैठी है महाराष्ट्र की सत्ता में जी, तो लोगों का सबसे बड़ा जो काम, जो चीजें दिखाई दी वो ये कि इस सरकार ने लोगों का विश्वास खोया है। अभी मराठा रिजर्वेशन को लेके जितने दिन से ये गतिविधियां चल रही थी, जिस तरह से बार बार शिंदे सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों को उनके पास भेज रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी, अगर सरकार वाकई में इन चीज़ों पर संजीदा होती तो अब तक कोई ना कोई इत्मीनान बख्श हल उसका निकल गया होता। लेकिन ये तो आपको पता है कि डेवलपमेंट्स और लोगों की सहमति और लोगों के विकास से इन, चाहे ये शिंदे सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, इन लोगों का कोई खास सरोकार नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठे वादे करना, उनका पूरा वक्त ज़ाया कर देना, और यही इस सरकार की खासियत रही है। लिहाजा इंतज़ार करते करते अब वो लोग जो है अब तो रास्ते में निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि कल वो वाशी आ जाएंगे और 26 जनवरी को फिर मुंबई शहर में आ जाएंगे, और मुंबई शहर में उनकी भूख हड़ताल चलेगी। तो बहरहाल मुंबई शहर के लोग भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि कोई अपना हक मांगने सड़कों पर निकला है, और जब कोई अपना हक मांगता है तो लोग उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं। और मुंबई शहर के लोगों को अरशद आजमी साहब, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए भी। अशोक चौहान साहब ने इसी के बारे में चेतावनी भी दी थी, शरद पवार साहब ने भी दी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि भाई देखिए, आप झूठे वादे मत करिए प्लीज, गलत डेडलाइन मत दीजिए। ये मत कहिए कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 40 दिन के बाद हो जाएगा, 45 दिन के बाद हो जाएगा, और बार बार उनको आप अगली डेट आप दे रहे हैं। अब अपेक्षा ये थी कि जब संसद का एक स्पेशल सत्र बुलाया गया
खास सत्र एक बुलाया गया, अपेक्षा ये थी कि उसमें मराठा आरक्षण के ऊपर भी एक बिल पास हो जाएगा, यानी अमेंडमेंट पास हो जाएगा। 102nd अमेंडमेंट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 50% का सीलिंग जो है वो क्रॉस करने के लिए, लेकिन वहां पर तो वो क्या है, वो महिला आरक्षण बिल पास हुआ। अब ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है अरशद आजमी साहब, दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो सेंटर का है। जब तक लोकसभा में ये बिल पास नहीं होगा तब तक यहां पर कैसे पास कर सकते हैं सर? देखिए, पहली बार जब मराठा समाज जो है वो जब आंदोलन पे ये लोग मराठा समाज के लोग बैठे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में आए थे, और तब मराठा समाज को इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन तब से लेके अब तक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी है वो महाराष्ट्र में तब से लेकर अब तक, मुझे अगर ठीक से याद है तो 2-3 मर्तबा आ चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मराठा रिजर्वेशन पर कोई भी एक शब्द नहीं कहा। वो ऐसे भी नहीं कहते हैं, वो तो देश में जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे लोगों के सरोकार जुड़े होते हैं, तो मोदी जी मौन हो जाते हैं, उस पर वो कभी भी कोई भी बात नहीं करते। तो आखिरकार फिर उस समाज को ये लगने लगा कि अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये उनके सब्जेक्ट है और वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे, तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब, उनकी तो हैसियत भी नहीं बनती कि उनके आगे वो कुछ कर पाएंगे। इसीलिए ये मराठा समाज जो है आखिरकार ये मजबूर हुए इतनी दूर पैदल चलकर आने पे। पहले भी वो आए थे और बहुत डिसिप्लिन के साथ आए थे, ये चीज उनमें, इस चीज की सराहना सभी लोगों ने की। तो वो मजबूर हुए इसीलिए कि जिन लोगों के हाथ में है वो करने के लिए, उस रिजर्वेशन को देने के लिए, वो शहर में आकर वापस चले जा रहे हैं, एक शब्द नहीं कह रहे हैं। और शिंदे साहब बार बार यही कह रहे हैं कि अभी काम कर देते हैं, अभी काम कर देते हैं। तो ये सरकार जो है, दोनों महाराष्ट्र और जो मोदी सरकार है, दोनों ही सरकार जो है वो आवाम का, लोगों का भरोसा खो चुकी है। और उसी का नतीजा है कि आज ये पूरा समाज सड़कों से पैदल चलते हुए, गाड़ियों से चलते हुए मुंबई शहर आने पर मजबूर है। ये सिर्फ मराठा समाज नहीं, मराठा समाज, धांगर समाज, लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, बिल्कुल सही है। ये सब अभी उद्धव जी के जो अधिवेशन थे नासिक में, उन्होंने रेजोल्यूशन ही पास कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मराठा को भी मिलना चाहिए, धांगर को भी मिलना चाहिए। कांग्रेस के अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात किए थे कि यहाँ पर भी तीनों के ऊपर है। सुप्रिया सुले जी बार बार बोले कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ना मराठों का जबान रखा है, प्रॉमिस रखा है, ना धांगर का रखा है, ना लिंगायत का रखा है, ना मुसलमान समाज का। तो ये एक आगे जाकर एक बहुत बड़ा रेस्टलेसनेस जो बोलते हैं ना, रेस्टलेसनेस। एक तो विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं है। राहुल गांधी जी का कहना है कि 3 में से 1 व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं है और पढ़े लिखे नौजवान है, यानी 33% के ऊपर अनएम्प्लॉयड है। ये राहुल गांधी जी का कहना है। तो आगे जाके आप क्या देख रहे हो? हाउ डू यू सी द? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो देखिए महाराष्ट्र से लेके पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। 42%, 44% युवा हैं इस देश में जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जो जिनको अपना भविष्य जो है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए ना, पिछले इतने दिनों में कभी आपने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे या डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या उनके किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता से कभी आपने इन मुद्दों पर कोई भी जबान खोलते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ये इन मुद्दों को हल नहीं करना चाहते। ये लोगों को बेवकूफ बना के, उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये किसी न किसी तरह उनका वोट लेना चाहते हैं। तो ये सब मुद्दे ये लोग हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इन्होंने देखा 2014 में इन्होंने कई सारे वादे किए थे जो झूठे साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद पुलवामा अटैक के बाद जो एक राष्ट्रवाद का जो एक जज्बा लोगों में पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव भी जीत गई, तो इन्हें यह बात समझ में आई कि चुनाव के वक्त ऐसे कोई मुद्दे खड़े कर दिए जाए जो धार्मिक हो, भावनाओं से भरे हो, राष्ट्रवाद का नाम पर हो, तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम मुद्दे दब जाएंगे और लोग उनको वोट दे देंगे। इसी भरोसे पर
भारतीय जनता पार्टी आज तक 10 सालों में, चाहे वो मोदी सरकार हो या पिछले 1-2 साल से चाहिए शिंदे सरकार हो, वो इसी भरोसे वो हुकूमत कर रहे हैं कि किसी भी आम आदमी के किसी भी मुद्दे को हाथ न लगाना और आखिरी में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अलग अलग तरीके से लोगों को उकसाकर वोट ले लेना। देखिए महाराष्ट्र में अभी पिछले 2 दिन पहले जो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम हुआ अयोध्या में, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में क्या हालत है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाई आप सरकार में है ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, एकनाथ शिंदे सरकार में है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है ना कि आप सड़कों पर जो नौजवानों के बीच अगर कहीं कोई मामला हो रहा है तो उसको बीच में आके रफा दफा कराए, माहौल को खराब ना होने दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो अनाप शनाप बयान देते फिर रहे हैं और देख लेने की और इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये एक सरकार के लोगों को ये शोभा देता है? क्या ये गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं है? वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं अलग अलग समुदाय के लिए, क्या इससे लोगों के माहौल खराब होगा और क्या इससे दंगे भड़क जाने की आशंका नहीं है? तो ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये चोरी से इन्होंने सत्ता हासिल की है। इस बार अगर जनता को ये बात समझ में आई कि ये ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, इनसे सरकार नहीं चलने वाली, तो मुझे उम्मीद है इस बार ये सरकार से बाहर हो जाए। आपने जो मुद्दा उठाया, एक तो लोकल जैसे उनको कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, वो एक बहुत बड़ा एक्चुअली मुंबई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और मुंबई के अगल बगल जितने इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, फिर अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो, डेवलपमेंट हो, और इसमें आप अभी भी देखो कि लोगों के विश्वास मोदी जी के प्रति है, उसको हमको मान के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो 53 के आंकड़ा पार करके 270 के आसपास आपको पहुंचना है, तो आपका स्ट्रेटेजी आज के हिसाब से आज के दिन में तैयार होना चाहिए कि आप राष्ट्रवाद को कैसे काउंटर करोगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे काउंटर करोगे। जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मोदी जी ने किया कि राष्ट्र मेरे हाथों में सुरक्षित है, तो इसका आप ऑल्टरनेटिव क्या प्लान किए? कांग्रेस का क्या रवैया है? कांग्रेस का क्या प्लान है? नहीं, एक मिनट, मैं पहले तो आपकी बात से देखिए प्रदीप जी इत्तेफाक नहीं करता कि राष्ट्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। बीजेपी का कहना, बीजेपी का तो कहना ही होगा ना, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ऐसी कोई भावना देश के अंदर दिखाई नहीं देती। आप देखिए जिस तरह का व्यवहार ये सरकारें कर रही है लोगों के साथ, जिस तरह किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, जिस तरह महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, जिस तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी जिस तरह धार्मिक मुद्दों पर खुल के एक समुदाय के खिलाफ बोलते हैं और दूसरे समुदाय को उकसाते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले लोग हैं। ये देखिए साहब, अभी अगर आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, चलिए बहुत अच्छा हो गया, पूरे देश में एक सर्वसम्मति से काम हो गया। दूसरे दिन क्या हुआ अयोध्या में, इसकी खबर लीजिए जरा। दूसरे दिन यह हुआ कि आज यानी आज अखबार में आप अगर इश्तिहार पढ़ेंगे, अगर आप अखबार आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों को आप देखेंगे तो एक विज्ञापन छपा है अखबार में, एक लीला ग्रुप ऑफ कंपनीज, कोई ग्रुप है कंपनी का, उसका एक विज्ञापन छपा है जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी जो है वो फ्लैट बेचते हुए नजर आ रहे हैं। 1250 स्क्वायर का कुछ फ्लैट है वो, जिसकी कीमत 1,72,00,000 रुपए उसकी कीमत है, और लिखा है कि अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर और एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर। देखिए हिंदुस्तान के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से इस सरकार ने धर्म गुरुओं का अपमान किया, जिस तरह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, और ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज के विज्ञापन को देख के समझ में आ गया कि ये बड़े बड़े उद्योगपति वहां क्या कर रहे थे साहब। ये तो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, ये धर्म गुरुओं का प्रोग्राम था, ये श्रद्धालुओं का प्रोग्राम था। इसमें वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने क्या कर रहे थे, समझ में आ जाया कि वो अयोध्या का मुआयना कर रहे थे, पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा। जमीनें देखे पहले ही आप समझ लीजिए, जमीनें जितने भी नौकरशाह थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, कौड़ी के दामों पर जमीनें खरीदी गई अयोध्या में, और कई गुना महंगे दामों में मंदिर ट्रस्ट को बेचा गया। अरे अब तो रेट बहुत बढ़ गया है सर, अब अयोध्या के आसपास इतना रेट बढ़ गया, इतना, वो तो मुंबई से कंपटीशन हो रहा है अब तो अयोध्या के आसपास जो जमीनें हैं। राजीव जी, मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूं कि आप चले जाइए वहां पर,
आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे जो गरीब जी। हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो छोटी छोटी दुकानें अयोध्या में चलाते थे, उनके हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो रो रहे हैं उसमें कि हमारी जमीनें ले ली गई, हमको मुआवजा नहीं दिया गया, हमको रातों रात हटा दिया गया। 850 घर हैं, 850 लोग घर हैं। सवाल- ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 850 घरों को डिमोलिश किया गया और तकरीबन 2200 दुकानें जो हैं वो भी तोड़ी गई हैं। जी, तोड़ी गई। जी। वो लोग अभी ये सवाल अभी कर तक रहे उनका हैं, पुनर्वसन नहीं हुआ है, अभी कोई तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है। और वो सवाल कर रहे हैं इस बात का कि क्या मतलब अब क्या कहा जाए इस बात को। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बातों को बच के निकल जाना ठीक होता है। अब इस तरह का माहौल अयोध्या में बना है। देखिए भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी की नीयत को समझना पड़ेगा। आपसे पहले भारतीय सरकार में कभी स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय नहीं होता था। जी। स्किल डेवलपमेंट एक मंत्रालय बनाया गया। किसानों को और देहात में रहने वाले दूसरे लोगों को वहां पे स्किल मतलब उनका स्किल डेवलप किया जाएगा। उन्हें प्लम्बर, कारपेंटर और अलग अलग तरीके के ये ढंग सिखाए जाएंगे ताकि वो खेती बाड़ी छोड़कर अपना शहरों की तरफ रुख करे और अपनी जमीनें औने पौने दामों पर बेच दे। पहले दिन से ये सरकार जब से बैठी है, मोदी जी की सरकार जब से बैठी है, इसकी नजर में सिर्फ कॉरपोरेट घराने हैं। ये किसानों की जमीनें कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिचवा देना चाहते हैं और उस किसान को स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के जरिए कारपेंटर और प्लम्बर बनाकर शहरों में छोटी छोटी नौकरियां करने पे मजबूर कर देना चाहते हैं। ये बात देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ये देखिए अभी जैसे अमिताभ बच्चन घर बेचने लगे, भाई दूसरे ही दिन अमिताभ बच्चन घर बेचने लगे। अरे वो अयोध्या नगरी है, वहां पे लोग जो है वो आस्था की बुनियाद पर ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए इसमें ये आस्था की बुनियाद पर उस माहौल को बिल्कुल राम में ही रहना चाहिए था। ये तो कॉर्पोरेट में पूरा माहौल बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, वहां महंगा होगा, आना जाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो फ्री में ले जाने का प्रोग्राम किया है उसके बाद वो इतना महंगा हो जाएगा कि शायद एक आम आदमी वहां जाके रह नहीं पाएगा। 5 स्टार होटल में आम आदमी कैसे रह पाएगा? सर 35 5 स्टार होटल्स हैं, 35 5 स्टार होटल्स हैं जिन्होंने जमीन के लिए अप्लाई किया वहां पे अयोध्या में। करेक्ट। मुझे बताइए कि एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी, एक मिडिल क्लास का आदमी क्या उन 5 स्टार होटलों में जाके रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा साहब। तो आप ये समझिए तो कुछ और स्कीम बनानी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं हर्षद आदमी साहब, एक प्लान है कि छोटे छोटे मोटेल, छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस वो सब बनाएंगे आसपास अयोध्या के अंदर ताकि आम लोग भी जाकर के रह सकें। लेकिन वो कब तक बनेंगे मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अयोध्या देखिए साहब इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, इट्स नॉट अ वेरी बिग प्लेस, छोटी सी जगह है जी। और छोटी सी जगह में जब लाखों की तादाद में तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक 1 से 1.5 लाख लोग आएंगे हर रोज। अब ये 1 से 1.5 लाख लोग जो हर रोज आएंगे उनकी अकोमोडेशन का क्या होगा, और उनको उनकी बाथरूम की जो टॉयलेट की जो फैसिलिटीज है उनका क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तक तो सरयू नदी में एसटीपी भी नहीं लगाया साहब, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगाया वहां। तो सरयू नदी का क्या हाल होने वाला खुद सोच लीजिए। तो मतलब ये सब जो हो रहा है बिना प्लानिंग के हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, प्लानिंग के साथ हो रहा है। प्लानिंग यही है जी, प्लानिंग यही है कि आम आदमी के सरोकार से प्लानिंग यही है कि आम आदमी के सरोकार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये इसी मंदिर के भरोसे पर अपना अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगले चुनाव में इसी पर वोट मांगना चाहते हैं। मुझे बताइए वो जो कॉर्पोरेट घराने वहां मौजूद थे उनका क्या योगदान था अयोध्या में? कोई नहीं। वो जो फिल्म स्टार, वो फिल्म स्टार जो वहां पर मौजूद थे उनका क्या योगदान था? आपको कल एक कार सेवक इंटरव्यू दे रहा था जिसे 4 गोलियां लगी थी। उसने उसने कहा कि मुझे मतलब बुलाने का न्योता भी नहीं आया और उसने ये बात कही कि ये अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, ये उनका मतलब उनकी ख्वाहिशें थी, लेकिन उस अयोध्या वासी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अयोध्या वासियों को इसके बन जाने से वहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन उसने कहा उस कार सेवक ने कि ये हालत है कि साइकिल स्टैंड का ठेका भी जो है वो गुजरातियों को दे दिया गया। तो ये पूरे गुजरात से कारपोरेट घराने अयोध्या जा रहे हैं साहब। ये चीजें भारत देश के लोगों को समझना पड़ेगी। प्रदीप जी, ये क्रिटिसिज्म आया है अभी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, and by the way that is absolutely true, but over here I want to say something before Pradeep ji says something. I must congratulate the Muslim community per se
जिस तरीके से मुसलमानों ने एक धैर्य, पेशेंस, सब्र और बिल्कुल चुपचाप रहने का एक संकल्प लिया है। एंड आई मस्ट, इन स्पाइट ऑफ द वर्स्ट प्रोवोकेशन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन प्रोवोक्ड, जान करके उनको कोई उंगली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं बोल रहे हैं। वी मस्ट कंग्रेचुलेट द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर कीपिंग द पीस, क्योंकि आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए प्रदीप जी, आपको पूछना चाह रहे थे। राहुल अभी मैं सर मैं बोलिए प्रदीप जी सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूँ। बोलिए प्लीज। अरशद आज़मी साहब, आपको कोई फोन आ रहा है शायद। I think he's getting a call possibly. I don't know. His picture is frozen. His picture is frozen. Ji, thank you so much for telling me he's frozen. I can see he's frozen. Right. At least they're responding. Oh well, but I tell you what, Pradeep ji, the Muslim community must be congratulated. They maintained all the imams and all the mosques and everywhere else, they've all sent out a message of peace. They've all said that, hey, listen, you're going to be provoked, whether you like it or not. Exactly. शोभा यात्रा आपके इलाके से जाएगी, बहुत कुछ होगा, आप प्लीज प्रोवोक मत होइए। हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, 500 साल के बाद उनका मंदिर बना है। Correct. तो उनकी खुशी के इजहार में कभी कभी कोई उल्टा सीधा भी कोई बोल जाता है, तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिए। एंड 90% 99.9% Pradeep ji, apart from a small incident at very Mira stray Road, incidences. very hardly anything. Yes, तो 150 करोड़ का देश है साहब, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो you can expect, but nothing has happened, which I think is a great thing, which is fantastic. बिल्कुल। So everybody has behaved in a very matured way. Some idiots, of course, have done whatever they've done, but I wish they could have listened to the RSS chief, Mr. Mohan Bhagwat. मोहन भागवत साहब ने कहा कि अब आपको किसी भी मंदिर के पीछे जाने की जरूरत, मस्जिद के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वहां मंदिर मत ढूंढिए। सिर्फ 2 चीजें और हैं, मथुरा और काशी, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देश को बनाने की बात करिए। राम राज्य अगर यहाँ पर आ गया है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, श्री राम पुनः स्थापित हो चुके हैं अपने नए मंदिर में। अब राम राज्य लाने की आप कोशिश करें, प्रयत्न करें, काम करें, ताकि लोग जो हैं देख सकें कि वास्तविकता में राम राज्य की सरकार जो है कैसे काम करती है, जिसमें सबको नौकरी मिले, जिसमें आगे जाकर के इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े, हिंदुस्तान से कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। जो हमारे भगवंत मान साहब कह रहे थे पंजाब में कि भाई मैं पंजाब को ऐसा कर दूंगा कि कनाडा से लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे नौकरी करने के लिए, वो होना चाहिए। विजन होना चाहिए सर। एवरी लीडर, एवरी चीफ मिनिस्टर, एवरी लीडर ऑफ द पैक शुड हैव अ विजन। विजन जब तक नहीं रहेगा, मोदी साहब ने कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, विकसित भारत के निर्माण का सपने, और 1000 साल के बाद जब लोग याद करेंगे इस दिन का, तो बोले कि विकसित भारत के सपने, तो ये यहाँ पर उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब निर्माण हो गया। और उसके बाद आगे जाकर किस प्रकार से विकसित भारत के काम करें। By the way, that such crowds could choke Mumbai. I've written that. I don't know why you guys have just written Mumbai. Mumbai is also fine, but Mumbai is the word. But in any event, Mr. Arshad Azmi wanted to make a very, very important point. Yes, suddenly he froze. He did. So all I'm saying is that everybody, not just the Muslims, but all communities have behaved in a very matured fashion, have behaved in a very well balanced fashion, and I hope that maturity will be seen even when Mr. Jharange Patil, there you go, that's Mumbai by the way, could choke Mumbai. If you guys could correct it, please. जी, but in any event, जी प्रदीप जी, ये संघर्ष यात्रा तो चल ही रहा है, इनकी जो यात्रा है मराठाओं के, and that Maratha, I hope they behave in a matured fashion when they have always behaved in a matured fashion. Whenever इससे पहले भी उनके बहुत सारे मोर्चे निकले, silent मोर्चा, मोटरसाइकिल पे, everybody thought that Mumbai will get disrupted, but actually nothing happened. Nothing happened to Mumbai. The traffic and everything was going because उनके डिसिप्लिन तरीके से निकल रहा था। प्रदीप जी, इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी नहीं आए, लेकिन मगर उनका एक दूसरा फेज में जो जलना में देखे हमने, जी, जलना में the violent face also was seen. जलना में जहाँ पर घर जलाए गए, 2 दिन घर जलाए गए, उसके बाद जो इंसिडेंसेस हुए, पुलिस का लाठीचार्ज, but there he is. Before we lose him again, Pradeep ji. Peaceful, जी, अरशद आज़मी साहब आप कुछ बोलने वाले थे, sorry, we got interrupted. You were about to make a point. जी, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ने वाला था, जो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जो पूरे देश में
मुसलमानों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, शांति के साथ उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को उसमें कोई बाधा डालने का काम कहीं पे भी मुस्लिम समाज ने नहीं किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उकसाने की कोशिश की, आप इस बात का यकीन कीजिए। देखिए मुद्दा क्या था कि मुसलमानों को इस बात जो मुकदमा चल रहा था उसमें बात यह थी कि वो जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मुस्लिम समाज जितने भी लोग उसकी तरफ से ये मुकदमा लड़ रहे थे वो सिर्फ जमीन को लेकर लड़ रहे थे कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात वाज़ा तौर से कही कि उस मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये बात कहीं से भी आसार कदीमा ने साबित नहीं कर पाई कि उसके नीचे पहले मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। आप यकीन कीजिए पूरा समाज जो था वो इसी पर संतुष्ट हो गया कि वो जो कह रहे थे वो सही निकला, और फिर बात ये होगी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस पर सर्वसम्मति से लोग अपने उसको मान लेंगे, और फिर पूरे समाज ने माना। लेकिन पिछले खास तौर से मैंने महाराष्ट्र और मुंबई के इतराफ और मुंबई शहर में जो उड़धंग मचाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर मैं ये बताता हूं कि पुलिस ने भी उसमें अच्छा काम किया, कोई ऐसा नहीं, लेकिन जितना उस पर लगाम लगानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार को, उन्होंने नहीं लगाया। ये मुजाहरा दोनों तरफ के लोगों ने किया। पनवेल स्टेशन पर हिंदू मुस्लिम समाज के लोग खुद आए और आकर उन्होंने शांति की अपील की। तो मतलब सरकारें नदारद थी, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की आवाम ने एक दूसरे का साथ दिया, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे का साथ दिया, और कोई भी नाखुशगवार वाकया होने से यह शहर बच गया। कांग्रेस जिस प्रकार से बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से चल रहा है, सोनिया जी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं गए, अधीर रंजन चौधरी जी गए नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि पूरे देश इनको माफ नहीं करेंगे कि रामलला के वहां से इनको न्योता मिला था और राम भगवान को निर्माण काल में देखने नहीं गए। आगे जाके उनका कहना है कि ये इंडिया अलायंस एक साथ रह ही नहीं सकता। आज जेपी नड्डा, आप देखो ममता बनर्जी के वो एग्जाम्पल दे रहे, बोले ये पूरे साहब पहले मैं प्रदीप जी मैं क्या बोलता हूँ सुनिए ना, ये अगर सवाल को ब्रेक करके बात करेंगे तो थोड़ा याद रहता है। ये जो बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी जी नहीं गए, खड़गे नहीं जी गए और अधीर रंजन चौधरी जी नहीं गए, नड्डा जी क्यों नहीं गए? नड्डा जी क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए? नितिन गडकरी क्यों नहीं गए? उनके कैबिनेट के दूसरे बड़े बड़े जो मिनिस्टर थे, निर्मला सीतारमन, वो क्यों, ये सब क्यों नहीं गए भाई? अडवाणी जी तो जाना चाहते थे ना, अडवाणी जी जाना चाहते थे, मुरली मनोहर जोशी जाना चाहते थे, उन्हें निमंत्रण देके आप सोचिए, ये भी अपने आप से एक अलग ही हुआ कि पहली बार आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको इस प्रोग्राम में आना है, उसी के लिए निमंत्रण दिया जाता है, और आप मना कर दे रहे हैं कि दे तो रहे पर आना मत। इनको कौन को माफ करेगा या नहीं माफ करेगा? ये देखिए ऐसा है कि ये जो चारों शंकराचार्य भी नहीं आए। कौन नहीं आए? चारों शंकराचार्य भी नहीं आए। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और मैं आपको बताता हूं कि चारों शंकराचार्य सिर्फ नहीं आए नहीं हुआ, जिस तरह से उनका अपमान किया गया। चारों शंकराचार्य धर्म गुरु हैं, बड़े लोग हैं, धर्म को समझते हैं, सनातन धर्म के लिए का वो दिन रात उसी की जिंदगी जीते हैं। वो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसके सोशल मीडिया पे जो दो रुपल्ली वाले जो ट्वीट करने वाले लोग आते हैं, उन्होंने और गोदी मीडिया ने जिस तरह से इतने बड़े बड़े लोगों का मजाक उड़ाया, ये देश के लोगों को, ये देश के लोग देख रहे थे कि कैसे उनका मजाक उड़ाया गया। आप ये समझ लीजिए, ये गोदी मीडिया जो है आज इतना ताकतवर ये इस पर हो गया है कि वो जब चाहता है मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना सही हो, उसे 2 मिनट में गलत साबित करने पर खड़ा हो जाता है। क्या उन धर्म गुरुओं से ज्यादा, वो जो चारों शंकराचार्य थे, उनसे ज्यादा धर्म मोदी जी जानते हैं क्या? उनसे ज्यादा धर्म ये गोदी मीडिया के ये एंकर ये जानते हैं क्या? ये बात देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये देश में हो क्या रहा है। अरे भाई, अगर आपको वो चीज करना ही थी तो उनके बताए हुए रास्ते से किए होते। तो आप सिर्फ क्या था, आपने अपोजिशन के लोगों को निमंत्रण भेजा कि वो भाई आपके राजनीतिक प्रोग्राम में कोई क्यों आएगा? अब ये मंदिर खुल गया है, जितने लोगों की आस्था है लोग जाएंगे। स्पीड पोस्ट से बताइए, उद्धव ठाकरे जी जाना चाहते थे, उन्हें एक दिन पहले निमंत्रण मिला,
तो ये सिर्फ क्या था, ये लोगों को ये बता करके हम इनको बुला रहे हैं पर ये आना नहीं चाहते। अरे भाई, आपके तरीके से कोई पूजा क्यों करेगा और आपके बुलाने पे मंदिर क्यों करेगा? आप हैं कौन? शंकराचार्य है क्या? धर्म गुरु है क्या? वो लोग, वो जब खुद नहीं आए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साहब? बीजेपी, राहुल गांधी जी का कहना है, राहुल गांधी जी कल कहा कि बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी एंड आरएसएस आर अटैकिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री एंड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के जो पिलर्स है, पिलर्स को अटैक कर, आक्रमण कर रहे हैं। बोले द आइडिया दैट ऑल रिलीजन्स शुड लिव हार्मोनियसली। राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारा जो संकल्प था कि सब धर्म, सब जाति, सब एक साथ हार्मोनियसली ब्लेंड करके एक साथ में मिलजुल कर रहे, और बीजेपी और आरएसएस इसी फाउंडेशंस को अटैक कर रहे, लोकतंत्र के इसी पिलर्स को अटैक कर रहे। तो आप इस पर तो आप रोशनी और डालेंगे राहुल गांधी जी? सब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये सारे लोग अंग्रेजों के चेले हैं। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, ये स्वतंत्र सेनानियों के ठिकानों का पता बताते थे। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज ने कैसे देश पे हुकूमत की? लोगों को बांट के हुकूमत किया, हिंदू मुस्लिम इन तमाम लोगों को बांटा, उनके बीच झगड़े करवाए, तब जाके वो इतने साल तक हुकूमत कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तमाम मजहब के लोग जब ये समझ गए, थोड़ा वक्त लगा, काफी वक्त लगा समझने में कि ये देश तो हमारा है और हम देश में आपस में लड़ रहे हैं, राज कोई और कर रहा है। तो इस पॉलिसी की बुनियाद पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को बांटने की जबरदस्त कोशिश कर रही है। और आप देखिए ना, ये तो हिंदू मुस्लिम इनको तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं? आरएसएस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है, बाकी पूरे तमाम के तमाम नेता उनको गायब कर दिया गया। क्यों भैया? क्या सिर्फ आपको अधिकार था उस मंदिर में जाने का? राहुल गांधी जी आसाम के संत शंकर देव के मंदिर जाना चाहते थे, वहां हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको सड़क पे रोक दिया, जबकि मंदिर के लोगों ने बड़े खुशी के साथ राहुल गांधी जी को इनवाइट किया था। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने उनको जाके वहां पे रोक दिया और वो लोग बैठकर, उन्होंने सड़क पर बैठ गए राहुल गांधी जी, और जो भजन वहां पे गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो जो गांधी जी गाया करते थे, वहां पर वो तस्वीर पेश की राहुल गांधी और उनके तमाम साथियों ने, और पूरा देश जो था, जितने लोगों ने भी उस भजन को देखा, उन्हें लगा कि यहां पे ये जो है देश की बात हो रही है और राम की बात हो रही है। तो देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये तो देश को बांटना ही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी है क्या? एक गुब्बारा है। आप समझिए इस चीज को, एक बहुत बड़ा फोकस लाइट है, उसका स्विच कौन है? उसका स्विच जो है ये गोदी मीडिया है। आप स्विच बंद कर दीजिए, नरेंद्र मोदी बंद। आप उस गुब्बारे में जो हवा भरने का जो पंप है वो गोदी मीडिया है, आप उस पंप को निकाल दीजिए, वो गुब्बारा फट से अपनी पूरी हवा से बाहर आ जाएगा। तो ये एक मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया एक ऑरा है, जिसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया लोगों को ये बताता है कि देखिए ऐसे है, देखिए ये विष्णु के अवतार हैं, देखिए अरे वो शंकर देव जी को विष्णु का अवतार कहा जाता था, तो ये दो विष्णु के अवतार तो नहीं हो सकते ना साहब। तो ये कैसा है कि मीडिया का बनाया है एक वो है, जिस दिन मीडिया, अगर आज मीडिया स्विच ऑफ कर दे तो ये पूरा शो, ये पूरी लाइट जो है नरेंद्र मोदी नाम की, ये बंद हो जाएगी। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है जी। आगे जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि ये परिवार बचाओ एक गठबंधन है, ये प्रॉपर्टी बचाओ, पर प्रॉपर्टी बचाने वाला गठबंधन है, भ्रष्टाचार के आरोप से बचे, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो रहा है, और कोई मकसद, बिना मकसद के और एक साथ आने वाला भी नहीं। जैसे ममता जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, केजरीवाल जी वहां नीतीश कुमार के चल रहा है, ये गठबंधन क्या 2024 मई तक एक साथ आपको कैसे दिखते हैं? बिना बटे एक साथ खड़ा हो सकता है और मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, या कांग्रेस लीड लेके खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ? जिस प्रकार से चल रहा है आपको क्या दिख रहा है? बिकॉज लोग भ्रम में पड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए अभी चुनाव में एक बार ये आप समझ लीजिए कि काफी वक्त है चुनाव में, अभी चुनाव को अभी कम से कम 2 से 3 महीना बाकी है। गठबंधन में इस तरह की चीजें होती हैं। मैं एक सवाल क्या पूछता हूं साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ 38 सीटें हैं, 38 सीटों में 38 सीटें बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 38 पार्टियां हैं। कितना सीट शेयरिंग का फाइनल हो गया? अभी बिहार का ही ले लीजिए, जहां नीतीश कुमार जी हैं,
वो अपना रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान, उनकी पार्टी को कितना सीट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके चाचा को भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट दे दिया। अभी वहां राजभर है उत्तर प्रदेश में, वो रोज दिल्ली दौड़ कर जा रहे हैं। अभी तो वो बेचारे अपनी मंत्री पद के लिए भी दौड़ रहे थे, अब सीटों के लिए भी दौड़ रहे हैं। वो निषाद साहब हैं, वो निषाद पार्टी जो वहां पे है, उनको कितनी सीट दे दिया उन्होंने। और भी यहाँ महाराष्ट्र का ले लीजिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, कितनी सीटें बढ़ गई। तो कहां अभी सीट बंटने का पूरा किसी का वो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही सीटें नहीं बांटी। तो अभी ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी से एक मजबूत अंक है इंडिया गठबंधन का, और उनका जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, ठीक है, उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया था, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उस पर गौर करके कोई रिप्लाई नहीं दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वक्त निकल गया है। आज ही जयराम रमेश जी ने वो किया और उन्हें बताया कि उनकी तमाम बातों पर फौरन गौर होगा। देखिए कैसा है कि दोनों तरफ, एक तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में जो भारत जोड़ो यात्रा भी कर रही है। हाँ, अब बंगाल में जैसे जाएगी यात्रा, उस टाइम पर जो है ममता बनर्जी उसमें शामिल होंगी। तो ये सब बातें देखिए गठबंधन के दौर में, गठबंधन के मामले में कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से टूट गया। और देखिए साहब, एक बात समझ लीजिए, देश का जो वोटर है ना, देश का वोटर अब सिर्फ दो जगह पे खड़ा रहना चाहता है। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा रहना चाहता है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना चाहता है। ये बात तमाम के तमाम विपक्षी दलों को भी पता है कि ये सरकार, अगर इस सरकार का मुकाबला ठीक से नहीं किया गया तो ये सरकार जो धीरे धीरे इस देश के संविधान को खत्म करने की कगार पर लेकर आ रही है, उसको वो धीरे धीरे उसका ऐलान भी कर देगी। तो अगर उसको बचाना है तो लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज है अर्शद आजमी साहब, एक चीज है जी, राहुल गांधी जी को जब ये कहा गया कि भाई ममता जी ने ऐसा कहा एकला चलो रे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मेरे और मेरे परिवार के संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व के भी संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग बात करेंगे बैठ के। कभी कभी क्या होता है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से भी कोई ना कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता है, उसके पर गौर ना फरमाएं, हम लोग आप मिल बैठ करके आपस में कुछ ना कुछ कर लेंगे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन दो मेरा खुद का ये मानना है, ये तो खैर मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ, अभी से नहीं कह रहा हूँ, कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि 542 सीट में कांग्रेस अगर अकेली लड़ेगी तो हो सकता है कांग्रेस की 200 के ऊपर सीटें आ जाए, वेरी फ्रैंकली। लेकिन देखिए ऐसा एक चीज मैं बीच में ऐड करूंगा। देखिए ऐसा है कि सवाल ये है कि देश जो है ना, ये पूरा देश जो हमारा भारत देश है, ये तमाम मुद्दों से इतना त्रस्त हो चुका है। देखिए कोई बात महंगाई पर, बेरोजगारी पर और दूसरी जो बहुत सारी समस्याएं आम लोगों की हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात ही नहीं करती है। 10 साल में आप ये देखिए कि 10 साल में जो सवाल जहां खड़े थे, उन एक सवाल को भी कभी देश के प्रधानमंत्री ने, कभी गृह मंत्री ने कभी एड्रेस नहीं किया। तो लोग इस बात को, लोगों की यह ख्वाहिश है कि ये उनके विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर लड़ें। अब ये बात सही है कि अलग अलग स्टेट में कुछ मजबूरियां हैं कि भाई कहां गठबंधन हो सकता है, कहां गठबंधन नहीं हो सकता है। आज जैसे ममता बनर्जी ने उन्होंने एक बात कही कि वो देश के दूसरे हिस्सों में नहीं लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में लड़ेंगे, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में नहीं लड़ेंगे। मतलब उनके मन में ये है कि वोट को कहीं भी खराब नहीं होने देना है। तो लोगों की ये चाहत है। अब उस चाहत को ये पूरा गठबंधन जो है वो भरपूर कोशिश करेगा। और देखिए 543 सीटों पर तो ऐसे भी पूरा गठबंधन नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जगहों पर जो है वो कुछ जगह पे फ्रेंडली फाइट जिसे कहा जाता है, वो फाइट भी करनी पड़ेगी पार्टियों को। तो ये आवाम को भी इसका मैसेज ठीक से हमको देना पड़ेगा कि भाई कहीं अगर अलग अलग लड़े तो वो लड़ने की मजबूरी होगी, पर पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ खड़ा है इस भ्रष्ट और तानाशाह सरकार के खिलाफ। साहब चलिए वो बात तो आपकी समझ में आ गई, ऐसी बात नहीं है, और आप बड़े मैच्योर तरीके से चल रहे हैं, बड़े सब्र से चल रहे हैं। लेकिन पहले मेरा सिर्फ ये कहना है कि पहले भी जो गठबंधन किए हैं वो फेल हो गए ना। जैसे बीएसपी, एसपी और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ था, फेल हो गया। लेकिन उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। ये बताएं कि राहुल गांधी जी की जो अभी न्याय यात्रा चल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपको क्या रिपोर्ट आ रही है? क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या बोल रहे हैं
कि उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो जरा बताएं प्लीज। देखिए साहब, उसका प्रभाव तो आपको अंदाजा इसी से लगा लेना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जहां नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आसाम का जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो अपने आप को वहां का अमित शाह समझते हैं, उनकी हालत खराब है। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो 24 घंटा सिर्फ इसी बात पे फिक्र कर रहे हैं कि अब यात्रा कहां गई, अब यात्रा कहां गई, अब यात्रा कहां गई। तो असर इसका देख लीजिए क्या हो रहा है। मणिपुर से जब ये यात्रा निकली तो मणिपुर से एक्चुअल में जहां से इस यात्रा को निकलने का था, सरकार ने वहां मणिपुर सरकार ने उस जगह से यात्रा निकलने देने में बहुत सारी बाधाएं खड़ा करी। अब मणिपुर का इलाका ऐसा है, छोटा सा इलाका है, अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं बहुत दूर दूर, लेकिन फिर भी वहां 20,000 से ज्यादा लोग उस यात्रा की शुरुआत में मौजूद थे। आसाम में आई है, मेघालय में देखिए कितने जोश के साथ लोगों ने उसका इस्तेकबाल किया। आसाम में आई, आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की लाख कोशिशों के बावजूद लोग सड़कों पर राहुल गांधी को देखने, राहुल गांधी को मिलने, राहुल गांधी को अपनी बात बताने के लिए लोग सड़कों पर उमड़े। उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिसमें ये हेमंत बिश्व शर्मा राहुल गांधी को नहीं देना जाना चाहते थे, वहां क्या हुआ, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के गेट पर जाके खड़े हो गए और तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है राहुल गांधी से मिलने जो है वो बाहर आ गए। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि इतिहास बनेगा। ये जो यात्रा है जिसमें हम नहीं बोलते, जिसमें नेता नहीं बोलता, जनता आकर बोलती है, क्योंकि वहां सवाल जनता के हैं। वहां न्याय जो है, जी क्राउड तो बहुत दिख रहे हैं साहब। बिल्कुल प्लीज शो द क्राउड, अरे क्राउड दिखाओ यार साहब। एक चीज मैं बोलता हूं जी। देखिए, ऐसी ही हरकत जो है ना जी तेलंगाना में हुई थी। इसी तरीके से तेलंगाना ने ट्रीट किया था राहुल गांधी को, और इसी तरह से कर्नाटक ने भी ट्रीट किया था राहुल गांधी को। जनता ने क्या किया आपके सामने है। अब ये जो है, ये आसाम का भी नंबर है। नॉर्थ ईस्ट में 20 के तकरीबन सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, तकरीबन 15 सीटें हैं, और उसके जो गठबंधन के लोग हैं मेरे ख्याल से 5 सीटें उनके पास है। 20 के करीब सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन आप यकीन कीजिए, जिस तरह लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई, जिस तरह देश का प्रधानमंत्री मणिपुर आज तक जल रहा है, और जिस तरह देश का प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साधे रहा, आपको क्या लगता है वो लोग जवाब नहीं देंगे उन बातों का? तो ये न्याय यात्रा इसी चीज को लेके है। न्याय हर आम आदमी के लिए न्याय, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, सबके लिए न्याय, लेकिन न्याय की बात लेकर कोई निकला है तो आप समझिए कि उसका असर क्या होगा। और अभी तो जब ये यात्रा बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, तब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उत्तर प्रदेश में जब गुजरेगी तब देखेंगे योगी जी क्या करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे। तब परेशान हो जाएंगे साहब, पूरी नींदें उड़ जाएंगी इनकी। तब असलियत मालूम पड़ेगी कि वास्तविकता में कांग्रेस का जो जमीनी संगठन है वो अभी तक कितना ताकतवर हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है वहां पे। आपके नए अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने सुना है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हर जगह पे। क्योंकि क्या है कि नरसिंह राव साहब जब से प्रधानमंत्री बने, आप शायद इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, आपके ऊपर है। नरसिंह राव जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का संगठन था उसको तहस नहस कर दिया। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने खुद देखा है। लेकिन अभी आप दोबारा उसको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1989 के बाद आप कभी भी उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं जीते, और जो उत्तर प्रदेश बिहार नहीं जीतता है उसकी ज्यादातर सरकार नहीं बनती है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि 2004 में आपको 21 सीटें मिली थी साहब, 21 सीट मिली थी आपको उत्तर प्रदेश में। तो अगर वैसा मिरेकल दोबारा हो गया तो मतलब कयामत हो जाएगी। क्योंकि वही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि राम मंदिर के बाद जो पूरा उत्साह हुआ, हर्षोल्लास का माहौल जो पैदा हुआ पूरे देश में, उसके सामने जो इंडिया अलायंस है वो क्या आर्ग्यूमेंट पेश करेगी। एक तरफ रामलला है, जैसे नरसिम्हा राव साहब कहते थे, इट इज इजी टू डिफीट द बीजेपी, आई कांट डिफीट श्री राम। बीजेपी को तो हरा सकते हैं, श्री राम को कैसे हराऊं? तो ये तो श्री राम देखिए साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, बताएं कि ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, राम मंदिर बनाने का जो फैसला दिया, जी उस वक्त पूरे देश में एक माहौल बना। वो माहौल ये बना कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देगा उस फैसले को लोग मान लेंगे जी, और मान लेंगे, और वैसा ही हुआ।
वैसे ही हुआ कि लोगों ने सबने माना जी। हर किसी ने माना उस बात को। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसको साफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गई वो अपराध था, मस्जिद को ढा दिया गया वो भी अपराध था, मस्जिद के नीचे मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, मंदिर जो है वो एक ऐसी जमीन पर बनाई गई थी जहां नीचे कोई मंदिर नहीं था। तो ये तमाम बातों के बाद फिर उन्होंने ये लिखा कि आस्था की बुनियाद पर, चूंकि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो हिंदू मेजॉरिटियन देश है, इसलिए आस्था की बुनियाद पर वो जगह जो है उनको दी जाती है। इसका इस्तेमाल किया सभी लोगों ने उस पर सहमति जता दी कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसको पेश करेगी और हम उसको काउंटर क्यों करेंगे साहब। मंदिर था। आजमी साहब, ये जितने भी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब ने 9 साल में 10 साल में जो मेहनत किया उसी का ये आगे जाकर राम मंदिर का पुनर्निर्माण है। एक सिंगल मैं आपको बता देता हूं। नहीं, या आप जितने में आपने विश्व हिंदू परिषद के जितने भी लोग थे, अलग अलग लोग हैं, जो आस्था जिन लोगों में, उनको ऐसा लग रहा है कि और ये मोदी जी ने किया है, ये 9 साल में मोदी जी का मेहनत है। उन्होंने कोर्ट के पीछे अर्जेंट हियरिंग कर दिया, फिर अलग अलग तरीके से उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ा दिया, तब जाके इसमें। और वहां पर बीजेपी के और अंदर वो कहां से सब एक मत से है कि ये मोदी जी के काल में। यहां तक बीजेपी बीजेपी के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि ये 11वां अवतार है, ये 11 विष्णु जी के 11 अवतार है मोदी जी। तो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो आप कैसे इसको। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है बेचारों की। जब आप देखिए कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिया जाता है मोदी जी द्वारा, तो स्पोक्स पर्सन की क्या हैसियत है, तो उनकी मजबूरी है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने क्या ये मुकदमा पिछले 9 साल से चल रहा था, इसमें कितनी जिराएं हुई, कितनी बहस हुई, कितने लोगों ने उस बहस में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने उस बहस के दौरान महीनों जो है वो कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग गए। भारतीय जनता पार्टी का तो एक भी नेता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके केस नहीं लड़ा। मंदिर का जो निर्माण हुआ वो देश के और विदेश के बहुत सारी जगहों से उसके लिए अलग से चंदा आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां की जमीन जबरन खाली कराकर उसे कौड़ियों के दाम खरीदकर ट्रस्ट को महंगे दामों में बेच दिया। फिर भी मंदिर बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को क्यों जा रहा है साहब। वो जितने कार सेवक थे, वो कार सेवक आज भी विनय कटियार कार सेवक थे, विनय कटियार नहीं मौजूद थे वहां पे। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मंदिर आंदोलन में अपना जो है अमित शाह या दूसरे जो लोग अपने आप को श्रेय दे रहे हैं, वो कब मैंने तो उनको आंदोलन में नहीं देखा। कटियार साहब गए थे सर, बाद में उनसे बात हुई, पीछे थे वो, आगे नहीं थे। लेकिन पहले दिन तो उन्होंने बेचारों ने अपनी इज्जत बचाते हुए यही कहा कि नहीं, वो जो मुझे तकलीफ है मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि श्रेय बीजेपी के क्यों ले रही है, और दूसरी बात कि उसको हम काउंटर क्यों करेंगे भाई। मंदिर बनना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया कि आप मंदिर बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया था कि सरकार मंदिर बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रस्ट बनाकर उसको एक ट्रस्ट बनाइए और वो ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा। तो हम उसको काउंटर क्यों करेंगे, कांग्रेस काउंटर क्यों करेगी भाई। मंदिर बन गया, अपना उसके प्राण प्रतिष्ठा हो गई, चलिए लौट आइए, वो एक काम आपने ये जो है कोर्ट के द्वारा हो गया। अब आइए महंगाई की बात करते हैं, अब आइए बेरोजगारी की बात करते हैं, अब आइए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं। तो ये काउंटर है ना, मुद्दे तो ये हैं। हम तो आज भी अपने मुद्दे लेकर चल रहे हैं। क्यों बोलता हूं, कल मोदी जी जब बोल रहे थे तो बोले कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर हमको समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण करना है। और फिर उन्होंने सबके सामने प्रभु राम जी से माफी, क्षमा मांगा। बोले क्षमा मांगता हूं मैं आपसे कि आपके मंदिर का पुनर्निर्माण में वक्त लगा, बहुत देर लगा, वक्त लगा। तो ये क्या कांग्रेस पे आलोचना कर रहे थे? बिकॉज सबका कहना है कि ये डिले जो हो गया, अगर ये अब हो सकता था तो पहले भी हो सकता था, तो ये कहां डिले। तो क्या इनडायरेक्टली मोदी जी कांग्रेस पे आलोचना कर रहे हैं कि आपने डिले कर दिया, जो बार बार अमित शाह, जेपी नड्डा, बिग 3 मोदी जी कहते आ रहे हैं। तो इसका आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, नहीं डिले नहीं हो गया, डिले हुआ नहीं है। नहीं, देखिए डिले होना या जल्दी होना
ये कोई इसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं की जा सकती। जो चीज जिस समय पे होनी है, ये तो मतलब रीत है, ये तो एक विश्वास है लोगों का। भाई जो है मैं पैदा हुआ 1970-72 में। अब मैं ये कहूं कि मैं लेट पैदा हुआ या मुझे और बाद में पैदा होना चाहिए था, ये कौन सा है? जो चीज जब होनी है तब होती है। लोगों की सहमति, लोगों का वो, इस चीज को लेके लोग चल रहे थे ना। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। ये मोदी जी जो इतने राम भक्त का वो जो बता रहे हैं साहब, आप अगर जो है रामायण को जब पढ़ेंगे, वाल्मीकि की रामायण को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि जब उनकी मां कैकेयी ने ये शर्त रख दी कि मेरा बेटा भरत जो है वो सिंहासन पे बैठेगा, और अपने पति को उन्होंने उनका वचन याद दिलाया, तो राम जी ने एक बात कही अपने मां से। राम जी ने कहा कि मां, अगर ये बात आपको पिताजी से करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको भरत को ही सिंहासन पे बैठाना था तो मुझसे कह दिया होता, मैं तो 1 मिनट पे तैयार होते। क्या आपको मुझ पे इतना विश्वास भी नहीं है? वो राम की बात करिए ना साहब। ये कौन से, ये मोदी जी कौन से हैं? अपनी सत्ता नहीं छोड़ने के लिए उन्होंने उन लोगों को भी घर बैठा दिया जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन किया था। अपनी सत्ता नहीं छोड़ने के लिए ये रोज विपक्ष के नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजते हैं। वो राम का आदर्श भी तो लाना पड़ेगा साहब। राम का नाम ले रहे हैं, राम का आदर्श कहां है? सत्ता छोड़ने के लिए मोदी जी तैयार हैं, पूरी कैबिनेट को उठा के कैमरे के फ्रेम से बाहर फेंक दिया। एक ही आदमी कैमरे के फ्रेम में रहेगा। अरे आप अपने साथियों को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। राम का आदर्श वो था कि राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, और राम जी ने पूरी अयोध्या नगरी चाहती थी कि राम जो है राजा बने, और आज ही राजा बने। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास ले लिया। मुझे बताइए, देश के किसी भी ऐसे वचन को, कोई भी गरीब आदमी को, किसी की सुरक्षा, किसी की रक्षा, किसी की नौकरी के लिए क्या एक भी नुकसान उठाने के लिए मोदी जी तैयार हैं? और साहब दूसरी बात कि आपने माफी मांगी, आपने विकास का भी तो वादा किया था, जनता से भी तो माफी मांग लीजिए। 10 साल में आपने क्या क्या वादे नहीं किए थे? आपने उस नौजवान को, अरे फौज में अग्निवीर, किसने कहा आपको अग्निवीर का तरीका लाने के लिए? एक गर्व था फौज में काम करने का। फौजी सिर्फ पैसों की खातिर कोई फौज में नहीं जाता था, अपने देश की सेवा, अपने देश के ऊपर मर जाने का जज्बा लेकर आदमी फौज में जाता था। उसको आपने 4 साल का कर लिया, युवाओं को अंधकार में डाल दिया। उनसे कब माफी मांगेंगे मोदी जी? मोदी जी उन तमाम ऐसी महिलाओं को जिनके आपकी पार्टी के द्वारा अत्याचार झेलना पड़ा, आपके लोगों द्वारा अत्याचार झेलना पड़ा, उन महिलाओं से आप माफी कब मांगेंगे? तो ये सारे मुद्दे हैं। और एक मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, आप ये क्यों करें कि उनके मुकाबले राम मंदिर बन गया, विपक्ष उसके मुकाबले क्यों लाएगा? अरे भाई, राम के मुकाबले की लाने की कोई बात ही नहीं है। राम जो है वो आस्था के वो हैं जी, आस्था के लिए हैं। राम कोई देश की राजनीति के लिए नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लाया तो हम उसके बदले उसके मुकाबले राम के खिलाफ कोई मुद्दा लेकर आएंगे। राम आस्था के लिए है। राम को लोग जो है अपने पूजनीय मानते हैं। राम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने लाई तो विपक्ष कुछ और लाएगा। मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों की भविष्य की बातें हैं, लोगों के भविष्य को कैसे संवारा जाए, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार नाकाम है, वही मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मैदान में उतरा हुआ है और सड़कों पर चल रहा है। राइट, थैंक यू सो मच सर। अरशद आजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद साहब। Now, I'm not sure whether or not that argument is going to work. I doubt it very much, very frankly speaking, because do remember, it is the Ram Rath of L.K. Advani which brought in 303 seats in 2019 and 287 seats in 2014. Do remember that. From just a measly 2 seats in the Lok Sabha. And look at the growth of the BJP. It's been phenomenal. And Advani actually hijacked the VHP campaign. It was the Vishwa Hindu Parishad campaign of Ram Mandir. Advani ji usko hijack kar liya. BJP took over the program. That's and right. And BJP gained. BJP gained immensely. Right, in the very next election, they got, I think, about 97 seats or something like that. After that, 117 seats, and then thereafter about 156 or 160 seats when Atal Bihari Vajpayee's first government was there.
Then the second government, which lasted for 13 months, 13 days, 13 months, and then for 5.5 years. Exactly. He was And because phenomenal. BJP hijacked this campaign, that's why they don't know. वो सही बोल रहे कि हमने नहीं तोड़ा, एक्चुअली पूरे प्लानिंग तोड़ने का विश्व हिंदू परिषद और कारसेवक कब से कर रहे हैं, सालों साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, डोम के ऊपर कैसे चढ़ना, डोम को कैसे तोड़ना, ये करना, पूरे प्लानिंग उनके थे. बीजेपी जस्ट यात्रा तो किए, लोग पूरे देश में जन जागृति हो गया, बट दे आर ट्रू व्हेन दे से. But the fact is that the commercial exploitation of the land around Ayodhya, that's going to be huge. Yes. Let me tell you this. And naturally, wherever there is commerce, there will be some corruption. And people are going to ask questions, which is fine. Why not? And whichever group has got Mr. Amitabh Bachchan as their brand ambassador selling flats in Ayodhya, they've got first mover Ayodhya. advantage The already. new commercial zone of India. They've got first mover advantage already. Yes. It's going to be great. All I'm worried about is, what about the Saryu River? Saryu River को भाई साहब आप कब साफ करोगे? एक लाख लोग वहां पर जाने वाले हैं, हर रोज आ रहे हैं. प्रदीप जी शुरू हो गए हैं. आप खुद सोचिए, जो वहां पर कितना गार्बेज क्रिएट होगा सर. प्लम्बिंग की, सिवेज की, ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज हैं, उनको कौन देख रहा है? Anyway, we'll talk about that later. At the moment with us, one man who has been involved in all this,